नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि व्लादिमीर पुतिन की सेना फिर से बरपा रही कहर। यूक्रेन पर पूरी रात ईरानी ड्रोन से हुआ हमला। खबर में आगे जिक्र होगा कि जंग का मैदान बना इस्लामाबाद। हजारों इमरान समर्थकों ने घेरी राजधानी, 4 सैनिक भी मारे गए। आगे आपको बताएंगे कि बदल जाएगा आपका पैन कार्ड, QR कोड के साथ आएंगे नए कार्ड। मोदी सरकार का बड़ा फैसला। जिक्र होगा कि दिल्ली पुलिस को अमित शाह की 2 टूक, कहा 1.5 महीने बाद फिर करूंगा मीटिंग, 45 दिनों में सुधारो कानून व्यवस्था। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन और प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन को दी मंजूरी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। व्लादिमीर पुतिन की सेना फिर से बरपा रही कहर। यूक्रेन पर पूरी रात ईरानी ड्रोन से किया हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस ने बीती रात जोरदार हमले किए हैं। यूक्रेन की ओर से बयान जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। यूक्रेन का कहना है कि रूस की ओर से पूरी रात 188 ड्रोनों के जरिए हमले किए गए। इन हमलों में कई अहम इमारतों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा कई रिहायशी इलाकों में भी लोगों को हमले का शिकार होना पड़ा है। कीव में भी सायरन बजते रहे। यूक्रेन की एयरफोर्स ने कहा कि रात में हमला हुआ और दुश्मन देश ने ड्रोन्स दागे। इन ड्रोन्स के अटैक में कई इमारतों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन का कहना है कि ये हमले ईरान में बने शाहेद ड्रोन्स के जरिए किए गए हैं। दोस्तों, जानकारों का मानना है कि बीते 1 महीने में रूस के हमले यूक्रेन में तेज हुए हैं। पिछले कुछ महीनों से रूस की सेना की आक्रामकता कम हो रही थी, लेकिन उससे फिर से हमले तेज किए हैं। कई विश्लेषकों और वार ब्लॉगर्स का कहना है कि यूक्रेन से रूस ने लंदन के आधे के बराबर एरिया छीन लिया है। जानकारों का कहना है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध अब सबसे खतरनाक मोड़ पर है। एक तरफ रूस की सेना के हमले तेज हैं, तो वहीं यूक्रेन ने भी अमेरिकी मिसाइलों के जरिए टारगेट किया है। ऐसे में पूरी संभावना है कि युद्ध भीषण भी हो सकता है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जंग का मैदान बना इस्लामाबाद। हजारों इमरान समर्थकों ने घेरी राजधानी, 4 सैनिक भी मारे गए। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में रविवार से लेकर अब तक बवाल जारी है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के हजारों समर्थक इस्लामाबाद में घुस गए। उन्हें रोकने के लिए पुलिस प्रशासन और पाकिस्तानी सेना के रेंजर्स ने फायरिंग भी की है, जिसमें 2 लोग मारे गए हैं। यही नहीं, पाकिस्तानी पंजाब की सरकार का दावा है कि इमरान खान समर्थकों के हमले में 4 सैनिकों और 1 पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब से हजारों की संख्या में रविवार से ही लोग इस्लामाबाद पहुंच रहे थे। इन लोगों का नेतृत्व खैबर पख्तूनख्वा के CM अली अमीन गंदापुर कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से आए इमरान खान समर्थकों की मांग है कि पूर्व प्रधानमंत्री को जेल से रिहा किया जाए। इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी तोशखाना समेत कई मामलों में जेल में बंद हैं। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने इमरान खान समर्थकों पर आरोप लगाया है कि वो बवाल कर रहे हैं और सुरक्षा कर्मियों तक पर हमला कर रहे हैं। वहीं बिलावल भुट्टो ने इमरान खान के समर्थकों पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया। इस्लामाबाद में तमाम बैरिकेडिंग लगाने के बाद भी इमरान खान के समर्थक अंदर तक घुस गए। यही नहीं, इमरान समर्थकों का कहना है कि सेना और पुलिस की फायरिंग में 2 लोग मारे गए हैं और 4 घायल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बदल जाएगा आपका पैन कार्ड, QR कोड के साथ आएंगे नए कार्ड। मोदी सरकार का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सोमवार को कई अहम फैसले लिए गए। मोदी कैबिनेट की बैठक में सोमवार को पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। सरकार ने सोमवार को 1435 करोड़ रुपए की पैन 2.0 परियोजना शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य स्थायी खाता संख्या यानी कि पैन को सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल सिस्टम के लिए कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में 1435 करोड़ रुपए की लागत के साथ आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी दी। बयान के मुताबिक QR कोड के साथ परमानेंट अकाउंट नंबर को मुफ्त में अपग्रेड किया जाएगा, यानी मौजूदा पैन के नंबर को बदलने बिना कार्ड एडवांस किए जाएंगे और इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। ये परियोजना टैक्स पेयर्स रजिस्ट्रेशन सर्विसेज के टेक्नोलॉजी ड्राइवन ट्रांसफॉर्मेशन को सक्षम बनाती है। इसका उद्देश्य बेहतर क्वालिटी के साथ पहुंच में आसानी और सेवा का त्वरित वितरण है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 45 दिनों में सुधारो कानून व्यवस्था। दिल्ली पुलिस को अमित शाह की 2 टूक, कहा 1.5 महीने बाद फिर करूंगा मीटिंग। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस आयुक्त समेत दिल्ली पुलिस के कुछ आला अधिकारियों को गृह मंत्रालय बुलाकर
लचर कानून व्यवस्था को लेकर जमकर खिंचाई करते हुए जल्द हालात में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आतंकवाद निरोधक दस्ता, स्पेशल सेल व क्राइम ब्रांच की कार्यप्रणाली पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए इन यूनिटों को नए सिरे से मजबूत बनाने पर बल दिया, लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए इन यूनिटों को मजबूत बना पाना बड़ी चुनौती होगी। उन्होंने कानून व्यवस्था में सुधार के लिए 45 दिन की मोहलत दी और 1.5 महीने बाद कानून व्यवस्था की समीक्षा करने की बात कही। राजधानी में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सेल व क्राइम ब्रांच को मजबूत बनाने की जरूरत है, तभी गैंगस्टरों के आतंक पर काबू पाया जा सकता है। हाल के महीनों में राजधानी में बेतहाशा बढ़ते अपराध पर राजनीतिक पार्टियों द्वारा सवाल उठाने पर गृह मंत्री ने शुक्रवार को कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को गृह मंत्रालय तलब किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी सरकार ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन और प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन को दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में एक बड़ा फैसला लिया गया है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन ये एक पथ प्रदर्शक निर्णय है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में भूमि को रसायनों से मुक्त रखने की बड़ी आवश्यकता है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 2481 करोड़ रुपए है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के एक और फैसले के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया, युवाओं और छात्रों के लिए आज जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया है वो है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। हम सभी जानते हैं कि शोध के लिए उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशनों की आवश्यकता होती है जो बहुत महंगे होते हैं और इसलिए पीएम ने इसे एक नए रूप में बदल दिया है। सभी विश्वविद्यालय अपने संसाधनों को साझा करेंगे। सभी विश्व प्रसिद्ध पत्रिकाएं लाई जाएंगी और उनका सब्सक्रिप्शन लिया जाएगा और फिर देश की सभी शैक्षणिक संस्थाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर लगभग 6000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब मैथिली में भी पढ़ सकेंगे भारत का संविधान। मोदी और राहुल की मौजूदगी में राष्ट्रपति ने किया विमोचन। जी हाँ दोस्तों, भारत का संविधान अब आप मैथिली भाषा में भी पढ़ सकेंगे। संविधान निर्माण के 75 साल पूरे होने के मौके पर मंगलवार को भारत की 2 प्राचीन भाषा मैथिली और संस्कृत में अनुदित संविधान की प्रतियों का विमोचन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद थी। राष्ट्रपति के साथ दोनों सदनों के स्पीकर पीएम नरेंद्र मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। संविधान दिवस पर एक विशेष डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2004 में भारत की इस प्राचीन भाषा मैथिली को संविधान की 8वीं सूची में शामिल कर भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान किया था। दोस्तों, इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ये संविधान देश को मेधावी लोगों की देन है और इसने देश की विविधता को अभिव्यक्ति दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि बीते 75 वर्षों में हमारा देश विश्व बंधु के रूप में उभरा है। आज कृतज्ञ राष्ट्र अपने संविधान निर्माताओं को नमन करता है। हमने इस अवधि में काफ़ी प्रगति की है और अब तो महिला सशक्तिकरण की ओर हम बढ़ रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रपति ने महिला सांसदों के योगदान की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने ज़रूरी जन सुविधाओं पर फोकस किया है। हमारे संविधान का यही उद्देश्य है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका मिलकर सामान्य लोगों के हितों के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त करने में हम सभी लोग एक साथ हैं और विविधता में एकता बनी हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरे विश्व ने सराहा। अमित शाह ने 26/11 हमले की बरसी पर एक्स पर किया पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, 26/11 की मुंबई आतंकवादी हमलों की आज 16वीं बरसी है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने हमले में जान गंवाने वाले लोगों को नमन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि साल 2008 में मुंबई में कायर आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों की हत्या कर मानवता को शर्मसार किया था। 26/11 के मुंबई हमलों में आतंकियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होने वाले जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अपना जीवन गंवाने वाले लोगों को नमन करता हूं। गृह मंत्री ने साथ ही लिखा कि आतंकवाद समूची मानव सभ्यता के लिए कलंक है। आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरे विश्व ने सराहा है और आज भारत आतंक विरोधी पहलों में विश्व में अग्रणी बना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले की बरसी पर देश उन लोगों को याद करता है जिन्होंने उस दिन अपनी जान गंवाई। हम उन सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने अत्यंत साहस के साथ लड़ाई लड़ी और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। हम उन घाव को याद करते हैं और हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की
तरफ हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे बांग्लादेश सरकार। पुजारी की गिरफ्तारी पर भारत सरकार का आदेश। जी हाँ दोस्तों, भारत ने मंगलवार को बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के प्रवक्ता और चटगांव में पुंडरीक धाम के प्रमुख चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी और बाद में उन्हें जमानत न दिए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की। दास को सोमवार को शाम 4:30 बजे हजरत सहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच द्वारा हिरासत में लिया गया। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार दास को 31 अक्टूबर को दर्ज एक मामले के संबंध में कड़ी सुरक्षा के बीच चटगांव के 6ठे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट काजी शरीफुल इस्लाम के समक्ष मंगलवार को पेश किया गया। उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई और उन्हें जेल भेज दिया गया। आपको अगर लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान में हो गया बड़ा बवाल, इमरान खान के समर्थकों ने घेर लिया पूरा इस्लामाबाद। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर पाकिस्तान में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों ने इमरान खान को जेल से छुड़ाने के लिए पूरे इस्लामाबाद को घेर लिया है। वहां से आई तस्वीर हर किसी को हैरान कर रही है। पाकिस्तान सरकार के लिए टेंशन काफी बढ़ने वाली है। हजारों की भीड़ और सड़कों पर हजारों गाड़ियों का काफिला नजर आ रहा है। ये वो लोग हैं जो इमरान खान के समर्थन में सड़क पर उतर आए हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इमरान खान के समर्थकों के हजारों गाड़ियों का काफिला इस्लामाबाद की ओर बढ़ता नजर आया। वह इमरान खान की जेल से रिहाई की मांग कर रहे हैं, जिन्हें पाक सैन्य तानाशाह आसिम मुनीर ने 1 साल से ज्यादा समय से हिरासत में रखा है। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने इन्हें रोकने के लिए भारी संख्या में जवानों को तैनात कर दिया है। मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। इसके बावजूद इमरान के समर्थक भारी सुरक्षा बलों की तैनाती और मोबाइल इंटरनेट सेवाओं के बंद के बीच विरोध प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जेल में बंद 72 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री ने 24 नवंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के लिए अंतिम आह्वान किया था। यह आह्वान उन्होंने 13 नवंबर को किया था। खान ने जनादेश की चोरी, लोगों की अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी और संविधान के 26वें संशोधन के पारित होने की निंदा की थी। संविधान के 26वें संशोधन पर उन्होंने कहा था कि इसने तानाशाही शासन को मजबूत करने का काम किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एक है तो सेफ है के नारे से गूंजा संसद। लोकसभा में हुआ पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। जी दोस्तों, शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में हाथ जोड़कर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सत्ता पक्ष के सांसदों ने पीएम मोदी का स्वागत मोदी मोदी और एक हैं तो सुरक्षित हैं के नारों से किया। महाराष्ट्र में अपने प्रचार अभियान के दौरान पीएम मोदी द्वारा पेश किए गए इस नारे ने भाजपा की हालिया चुनावी सफलता में अहम भूमिका निभाई है। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन जब प्रधानमंत्री मोदी संसद के निचले सदन में हाथ जोड़कर पहुंचे और अपनी सीट पर बैठे तो सत्ता पक्ष के सांसदों ने उनका स्वागत मोदी मोदी और एक है तो सेफ है के नारों के साथ किया। नारों के बीच तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा संसद गूंज उठा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गढ़ा गया नारा एक है तो सेफ है महाराष्ट्र में भाजपा की शानदार जीत में अहम भूमिका निभाई। महायुति गठबंधन का हिस्सा रही पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 288 में से 230 सीटें जीत ली। हिंदुत्व के नाम पर जातिगत विभाजन को दूर करने के लिए महाराष्ट्र में अपने प्रचार के दौरान पीएम मोदी द्वारा दिया गया नारा हाल ही में हुए चुनाव में भाजपा के लिए पासा पलट गया। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संसदीय चर्चा में बाधा डालने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मतदाताओं द्वारा बार बार खारिज किए जाने वाले लोग अनियंत्रित व्यवहार के माध्यम से संसद को बाधित करने के प्रयास करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अकाउंट में आएंगे 50,000 रुपए। पीएम मोदी ने लॉन्च की स्कीम सुभद्रा योजना से मिलेगा इनको लाभ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत उड़ीसा सरकार महिलाओं को हर साल 10,000 रुपए देगी। ये पैसा 21 से 60 साल की महिलाओं के खाते में सीधा ट्रांसफर किया जाएगा। योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को सुभद्रा डेबिट कार्ड भी जारी किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार की एक बड़ी पहल है, जिसका मकसद महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। लाभार्थियों को सुभद्रा कार्ड और 5 वर्षों के लिए हर साल आर्थिक सहायता के रूप में 10,000 रुपए मिलते हैं। योजना की पात्र लाभार्थी महिलाओं को कुल 50,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी और ये
ये रुपए 5 वर्षों में हर साल 10-10 हज़ार रुपये के तौर पर दिए जाएंगे। हर साल 5-5 हज़ार रुपये की 2 किस्तों में ये रकम दी जाएगी। पहले 5 हज़ार रुपये राखी पूर्णिमा और दूसरे 5 हज़ार रुपये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। दोस्तों, सुभद्रा कार्ड एक डेबिट कार्ड है जो सभी लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पेपर लीक पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना और आजीवन कारावास, सरकार बदलेगी 1937 का परीक्षा का कानून। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में परीक्षा में नकल और पेपर लीक रोकने के लिए एक नया कड़ा कानून लाया जा रहा है जो न केवल दोषियों को कठोर सजा देगा बल्कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। इस संशोधित कानून के तहत यदि किसी व्यक्ति ने पेपर लीक किया तो उसे आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई नकल करता हुआ पकड़ा जाता है तो वो जेल नहीं जाएगा, लेकिन अगले 1 साल तक उसे किसी भी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। पेपर लीक के खिलाफ कड़ी सजा है। यदि किसी ने पेपर लीक किया तो उसे आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। नकल करने वाले के लिए सजा है कि नकल करते पकड़े गए व्यक्ति को 1 साल तक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, हालांकि उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा। ये ड्राफ्ट स्कूल शिक्षा विभाग ने तैयार किया है और विधि विभाग के पास परीक्षण के लिए भेजा गया है। इसके बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उपचुनाव में जीत के बाद 2027 के चुनाव की तैयारियों में जुटेगी भारतीय जनता पार्टी। सीएम योगी के मंत्रिमंडल में जल्द होगा फेरबदल। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुछ महीने पहले जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो योगी आदित्यनाथ के कामकाज पर सवाल उठने लगे थे। यहां तक कि जब मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है तो इसे लेकर भी पार्टी संगठन और सरकार के बीच खींचतान की खबरें सामने आई। लेकिन अब जब उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है तो इससे लोकसभा चुनाव में मिली हार के जख्म कुछ हद तक भर गए हैं। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के लिए हुए विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और एनडीए की भारी जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सियासी कद में निश्चित रूप से इजाफा हुआ है। बताया जा रहा है कि अब जल्द ही योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, क्योंकि फरवरी 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और ऐसे राज्य में चुनाव के लिए 2.25 साल का वक्त ज़्यादा नहीं है। माना जा रहा है कि बीजेपी अब 2027 के चुनावी समर के लिहाज के अपनी नई टीम को तैयार करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में बड़े उद्योगों की स्थापना से निवेश का बूम। 2400 करोड़ रुपए का निवेश, हजारों लोगों को इससे मिलेगा रोजगार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। योगी सरकार की FDI फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को दी जा रही रियायतों के ज़मीनी परिणाम बड़े उद्योगों की स्थापना के रूप में दिखाई देने लगे हैं। इसी क्रम में 3 बड़ी कंपनियां प्रदेश में कुल 2476.68 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। इन उद्योगों की स्थापना के लिए गौतम बुद्ध नगर में यीड़ा के तहत भूमि आवंटन के माध्यम से इन निवेशकों के लिए विशेष सहूलियत दी जा रही है। पाइन वैली वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, हेवल्स इंडिया लिमिटेड और मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसी 3 बड़ी कंपनियां यूपी में बड़े उद्योग की स्थापना करने जा रही है। पाइन वैली वेंचर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 1080 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। गौतम बुद्ध नगर में 20-25 एकड़ भूमि पर रेडीमेड गारमेंट्स और एक्सेसरीज का उत्पादन करेगी। इसी के साथ हेवल्स इंडिया लिमिटेड, जो कि प्रसिद्ध घरेलू उपकरण निर्माता है, उसके द्वारा 873 करोड़ रुपए का निवेश कर रेफ्रिजरेटर निर्माण के लिए एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट 7 चरणों में पूरा होगा और इसमें लगभग 1000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। मिंडा प्राइवेट लिमिटेड भी प्रदेश में भारी भरकम निवेश करना जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारतीय नौसेना को मिलने वाली है एक और अचूक सबमरीन, दुश्मनों की खैर नहीं। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवी को अगले महीने एक और सबमरीन मिल जाएगी। कलवरी क्लास की ये सबमरीन वाक्षी प्रोजेक्ट 75 के तहत बनी छठी और आखिरी सबमरीन है। नेवी के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम वाली सबमरीन बनाने के लिए प्रोजेक्ट 75I पर भी काम आगे बढ़ा है। इसके तहत नेवी को 6 सबमरीन मिलेंगी। AIP सिस्टम की वजह से ये सबमरीन ज़्यादा देर तक पानी के अंदर रह सकेंगी,
जो किसी भी लंबी तैनाती के लिए और युद्ध जैसी स्थिति के लिए बेहद ज़रूरी है। अभी नेवी के पास एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम वाली कोई सबमरीन नहीं है और LNT और MDL दोनों में से किसी एक को प्रोजेक्ट 75I के तहत सेलेक्ट किया जाना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सपा की साइकिल पंचर हो गई है, अखिलेश यादव सैफई जाएं और उसे गैरेज में खड़ा कर दें, केशव प्रसाद मौर्य का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संभल में हो रही हिंसा को लेकर अखिलेश यादव योगी सरकार और प्रशासन पर जमकर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन दुशासन की तरह काम कर रहा है। इस पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव 27 का सत्ताधीश बनना चाह रहे हैं, लेकिन उनका सपना चकनाचूर हो गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी का जो गुब्बारा फूल गया था उपचुनाव में, जनता ने उसकी हवा निकाल दी। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक भाजपा की आंधी चल रही है। समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो गई है। अखिलेश यादव उसमें बैठकर सैफई जाएं और उसको गैरेज में खड़ा कर दें। दोस्तों, आपको बता दें कि डिप्टी CM ने कहा कि गुंडों के बल पर, अपराधियों के बल पर, माफिया के बल पर, दंगाइयों और हथियारों के बल पर राजनीति नहीं होती है। उपचुनाव में जनता ने ऐसी राजनीति को नकार दिया है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इमरान खान की पार्टी का पाकिस्तान में प्रदर्शन, आतंकी हमले की चेतावनी, पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हालात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 24 नवंबर 2024 को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया। PTI के विरोध प्रदर्शन और इरादों को कुचलने के लिए शहबाज शरीफ सरकार दमन पर उतर आई है। हालात यह है कि PTI के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए सरकार ने इलाके को इस तरह सील बंद किया है कि लॉकडाउन जैसे हालात बन रहे हैं।